ओके सो बात करते हैं आगे, दैट इज़ 10th क्लास है हमारी एथिक्स की। सबसे पहले हम क्वालिटी देखते हैं, दैट इज़ इंटरडिपेंडेंस। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी इंडिविजुअल अकेले रह के काम नहीं करेगा, वो सब साथ में ही काम करते हैं एंड दैट इज़ वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, म्यूचुअल रिलायंस है एक दूसरे पे। वन मैन आर्मी पॉसिबल है भी नहीं क्या एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर एज अ पब्लिक सर्वेंट या फिर एज एन इंडिविजुअल आप सारे काम खुद नहीं कर सकते, वन मैन आर्मी नहीं होती है। सर्विस डिलीवरी के लिए दैट इज़ वाई हर एक सर्विस मैन को लाइक IAS IFS या फिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स मिनिस्ट्रीज़ को इंटरकनेक्ट रह के काम करना पड़ता है। तो इंटरडिपेंडेंस एक पॉजिटिव वैल्यू है इस कॉन्टेक्स्ट में। कॉन्फिडेंशियलिटी, इसका मतलब क्या है कि इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखना एक तरीके से। लेकिन फिर डिबेट उठती है ट्रांसपेरेंसी और प्राइवेसी पे। एक तरफ होता है कि हमें पूरी तरीके से चीज़ों को ट्रांसपेरेंट रखना है, लोगों को पता होना चाहिए, लेकिन एक तरह पे फिर क्वेश्चन उठता है कि कुछ चीज़ें सीक्रेट रखनी पड़ती है, प्राइवेसी रखनी पड़ती है, और इसी के बिटवीन में आती है कॉन्फिडेंशियलिटी कि हमें इंपॉर्टेंट चीज़ों को क्या रखना है, सीक्रेट रखना है। अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं करना है, हमें अनऑथराइज्ड चीज़ों का डिस्क्लोजर नहीं करना है इन्फॉर्मेशन का, एक प्रोफेशनल वैल्यू है, ठीक है। नाउ इनोवेशन, इनोवेशन इज़ यूनिक चैलेंज। देखिए हो क्या रहा है, इनोवेशन एज अ वैल्यू क्यों है, क्यों ज़रूरत है। सबसे पहले यूनिक चैलेंजेस आपको देखने को मिलेंगे सोसाइटी में, एडमिनिस्ट्रेशन में, और इवॉल्व हो रहा है रोल भी हमारे ब्यूरोक्रेट का। सो ज़रूरत है कि हमें आउट ऑफ बॉक्स थिंक जाके सोचना पड़ेगा। चैलेंजेस नए हैं, चैलेंजेस अलग हैं, तो आपको सोचना भी अलग तरीके से पड़ेगा। दैट इज़ वाई यू नीड इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, बट फिर भी रूल्स में रह के करना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी क्रिएटिव कर देना है। न्यू आइडियाज़ फॉर सर्विस डिलीवरी, कि और बेहतरीन सर्विस डिलीवरी कैसे, उसके लिए न्यू आइडियाज़ आपको लेके आने चाहिए। इससे एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और रिस्पॉन्सिवनेस ये भी आएगी कि लोगों को पता चलेगा कि आपने लोगों के लिए कोई बदलाव किया है, तो लोग भी समझेंगे कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसी है, रिस्पॉन्सिव है। एग्जाम्पल मनरेगा में भी जॉब कार्ड्स वगैरह देने शुरू करे थे, सो दैट जो कि सही बेनिफिशरी तक वो पहुँचे। इन्वॉल्व रिस्क, ऑफ कोर्स ये रिस्क भी इन्वॉल्व करता है। अगर आप कुछ इनोवेट करोगे, कुछ नया, तो हो सकता है कि उसके इम्पैक्ट ज़रूरी नहीं है पॉजिटिव ही आए, कुछ नेगेटिव भी आ सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लो, वैक्सीन, वैक्सीन आई तो वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए थी, लेकिन हो सकता है उसके साइड इफ़ेक्ट भी हो। मैनेज सीनियर हु मे अपोज, प्लस में आपको इसके साथ साथ इनोवेशन के साथ एक और चीज़ आनी चाहिए, दैट इज़ अगर आप कुछ नई चीज़ कर रहे हो तो उसके साथ साथ आपको ये भी आना चाहिए कि कोई ना कोई आपको अपोज करेगा, तो उसको आपको कैसे मैनेज करना है, ये भी क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। दैट इज़ इनोवेशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी। तो सारी कीवर्ड्स को लिखते रहना है, दिस अ कार्डिनल वर्च्यूज़ है। ये अरिस्टोटल, प्लूटो, सब ने कुछ बोला है, जस्ट मैंशन दीज। सबसे पहला है प्रूडेंस। प्रूडेंस का मतलब क्या होता है कि विजडम एंड लॉजिक का यूज़ करना। किसका यूज़ करना, विजडम एंड लॉजिक एंड रैशनलिज्म का यूज़ करना। केयरफुल रहना एंड वाइज डिसीजन लेना, मन मर्जी से नहीं, आंख बंद करके नहीं। राइट वर्सेस रॉन्ग की सही पहचान करना। एनालाइज करना रिस्क एंड बेनिफिट को, कोई भी कुछ भी चीज़ करने जा रहे हो तो उसका रिस्क पहले एनालाइज करो, बैठ के उसको देखो उसके फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है। सीक प्रोफेशनल एडवाइस, अगर आपको बहुत अच्छे से नहीं पता चीज़ों के बारे में तो आप प्रोफेशनल एडवाइस लीजिए, ठीक है। एविडेंस बेस्ड डिसीजंस कीजिए, कैसे डिसीजंस, एविडेंस बेस्ड, मेरे पास एविडेंस है कि ऐसा करने से ऐसा होगा, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, तो इस तरीके के डिसीजन लेने हैं। इसको आप ऑब्जेक्टिविटी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब भी तो था कि आपको ऑब्जेक्टिव होकर काम करना है, सब्जेक्टिव होकर काम नहीं करना, आपको ऑब्जेक्टिव होकर डिसीजंस लेने हैं, फैक्ट के बेसिस पे, रूल्स के बेसिस पे, आधार के बेसिस पे, एविडेंस के बेसिस पे, रीजनिंग के बेसिस पे, लॉजिक के बेसिस पे, विजडम के बेसिस पे, राइट। देन देयर इज़ अ सेकेंड वैल्यू, अच्छा हाँ, जैसे कि कोई पायलट प्रोजेक्ट लाओ, इसके चलते आपको क्या करना है, पायलट प्रोजेक्ट लाना है, मतलब टेम्प्रेरी प्रोजेक्ट टाइप प्रोजेक्ट का एक तरीके से, दिस इज़ लाइक अ टेस्ट। उसको एनालाइज करो, उसका क्या आउटकम रहा, एंड देन इम्प्लीमेंट करो। जो भी आउटकम रहा उसमें इंप्रूवमेंट करके पॉलिसी के तहत पे उसका इम्प्लीमेंट करो। सेकेंड है जस्टिस, दूसरा कार्डिनल वर्च्यू है, दैट इज़ जस्टिस। जस्टिस मतलब सबके साथ सही हो, न्याय हो, भला हो, इक्वलिटी हो, फेयरनेस रहो, इम्पार्शलिटी हो, किसी को प्रिविलेज ना दिया जाए, रूल ऑफ लॉ हो। एग्जाम्पल है पुणे पोर्शे केस, जो कि जस्टिस का एग्जाम्पल नहीं है। पुणे पोर्शे केस में क्या हुआ, इम्पार्शलिटी थी, वहाँ पे फेयरनेस नहीं था, वहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं लगा है। रूल ऑफ लॉ वर्सेस लॉ ऑफ रूल में क्या डिफरेंस है, लॉ डिपेंड यहाँ पे पर्सन टू पर्सन करता है, लेकिन रूल ऑफ लॉ में क्या कहता है कि सब इंसान रूल के आगे बराबर है। तो आपको रूल ऑफ लॉ को प्रमोट करना है, लॉ ऑफ रूल को नहीं। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, इनको प्लीज़ 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 लिख लेना। फॉर्टिट्यूड, तीसरा जो है हमारा, दैट इज़ कार्डिनल वर्च्यू है। इंसान के पास करेज होना चाहिए एंड रेजिलेंस होना चाहिए।
नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड होना चाहिए इन फैक्ट इन फेस ऑफ एडवर्सिटी। एडवर्सिटी, जब एक नॉर्मल इंसान सही रहता है, अच्छा रहता है, खुश रहता है और चीज़ों को इजीली हैंडल कर देता है जब सारी चीज़ें सही चल रही होती हैं, लेकिन जब चीज़ों में दिक्कत हो, एडवर्सिटी हो, तो उस एडवर्सिटी में आपके पास जो करेज है, वो रेजिलियंस, उसको हम फॉर्टिट्यूड कहते हैं। एग्जाम्पल हमने सीता माता का देखा था, किसी पब्लिक सर्वेंट का। रिमेन स्टीड फास्ट, इससे हम क्या करेंगे, स्टीड फास्ट रह पाएंगे, कंसिस्टेंट रह पाएंगे चीज़ों में, ओवरकम कर पाएंगे अपने फियर को, डरेंगे नहीं। रीजनेबल एंड फुलिशनेस, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको फॉर्टिट्यूड दिखाना है, करेज दिखाना है और एकदम फुलिशनेस पे ही चले जाना है, नहीं, आपको रीजनेबल भी होना पड़ेगा। यू हैव टू बी माइंडफुल एंड रीजनेबल। गिव स्ट्रेंथ टू सर्व जस्टिस, और एक तरीके से स्ट्रेंथ देता है एक पब्लिक सर्वेंट को कि वो जस्टिस कर पाए, वो डरेगा नहीं, वो एडवर्सिटी से डरेगा नहीं एंड वो जस्टिस सर्व कर पाएगा लोगों तक। ऑल आर इंपॉर्टेंट। नॉट टेम्परेंस क्या है, दैट इज सेल्फ कंट्रोल ऑन इम्पल्सेस, चीज़ों पे कंट्रोल होना। सेल्फ रिस्ट्रेंट, रोक सको आप अपनी खुद के डिज़ायर्स को, इतने ना हो जाए कि आप करप्शन करो या कोई गलत काम करो, ड्रग डीलिंग वाले काम करने लगो। हेल्प इन एथिकल डिसीजन को एथिकल लेने में हेल्प कराता है, गलत काम करने से रोकता है। काउंटर ग्रीड एंड करप्शन, हमारी जो ग्रीड है, लालच को, एंड हमारी जो करप्शन करने की क्षमता है उसको रोकता है। कीप अप फ्रॉम एक्सेस, हमें एक्सेस चीज़ों में नहीं करने देता, हमें एक्सेस इंडल्ज नहीं होने देना कि पैसे के पीछे मटीरियलिज्म में हम चले जा रहे हैं। नो मटीरियलिज्म कहता है, जैसे कि जेना है, वो सिखाता है ये। हेल्प करता है हमें डील करने में हमारे एंगर, ग्रीड, एक्सेस चीज़ों को, इन सारी चीज़ों से डील करने में हेल्प कराता है। तो दीज आर दी कार्डिनल वर्च्यूज़, हर जगह ये क्वेश्चन में यूज़ हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है, इनको यूजिबिलिटी को देख लेना। देन ब्यूरोक्रेटिक विजडम, इसका मतलब क्या है, लेसर नोन क्वालिटी है ये, मतलब इसको लिखना है, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। ब्यूरोक्रेटिक विजडम, अभी टाइप करो 2 बार, राइट इट डाउन 2 टाइम्स। एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ये कहता है कि आपको अंडरस्टैंड करना है वर्क स्ट्रक्चर एंड स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर को। मतलब आप एक डिपार्टमेंट का पार्ट हो, आप हिस्सा हो, तो आपको उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि काम कैसे हो रहा है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, प्लस में स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर कैसे इस तरीके से हो रहा है, इसमें आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। लॉ वर्सेस इंटेंट, कि लॉ तो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन उस लॉ की इंटेंट, उसकी इंटेंशन जो थी, उसका जो मेन प्रिंसिपल था, जो उसकी मेन रीज़न था कि हम इसे लॉ लेके आए थे, क्या वो काम हो रहा है। कोर वर्सेस पेरीफेरी इश्यूज़ को आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन से इश्यूज़ को प्रायोरिटाइज करना है। तो ये हमारी ब्यूरोक्रेटिक विजडम प्रिंसिपल हमें सिखाती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ये एटीट्यूड हमारे अंदर लाती है। हेल्प्स इन फाइंडिंग द क्रिएटिव सोल्यूशन, क्रिएटिव सोल्यूशन लेके आना है, ये हमें हेल्प कराती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये भी था, सर ने बताया था, अंडरस्टैंड द वर्क स्ट्रक्चर एंड स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर को हम समझ पाते हैं, ठीक है। नाउ फाउंडेशनल वैल्यू ऑफ ERC, देखिए हो सकता है ERC में बहुत कुछ लिखा हुआ है, जस्ट रीड इट वंस इज इट्स इंडेक्स, और जब भी वहाँ ये सारी चीज़ें आती हैं, आप अपनी तरफ से कुछ लिख रहे हैं, बस ब्रैकेट में लिख दीजिए ERC। कोई एग्जामिनर जाके ERC में ये चीज़ है नहीं है, नहीं चेक करने वाला, ठीक है। फाउंडेशनल वैल्यू क्या है ERC की, एग्जाम्पलरी बिहेवियर रखो, अच्छा बिहेवियर, एटीट्यूड रखो, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ रखो, ठीक है। देन वेरी इंपॉर्टेंट लिखना भी है, प्रोवाइड इन्फॉर्म्ड डायरेक्शन, कन्फर प्रैक्टिकल एंड सोशल मीनिंग टू पॉलिसीज। क्या कहना है कि हमें इन्फॉर्म्ड डायरेक्शन देना है, प्रैक्टिकलिटी लेनी है एंड सोशल वेलबींग देखना है जब हम पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट या फ्रेम करें, ठीक है। तो इम्प्रूव्ड डायरेक्शन, कन्फर प्रैक्टिकल, लेकिन प्रैक्टिकलिटी भी उसके अंदर होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रमोट डायरेक्ट सिटीजन इनपुट, इसका मतलब क्या है कि आपको एक्टिव पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी को बढ़ाना है, लोगों को पार्टिसिपेशन कराना है एडमिनिस्ट्रेशन में, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। इन्फॉर्म्ड ओपिनियन टू मिनिस्टर, और जो आपको पता चले कि लोगों का ये ओपिनियन है, उसको आपको मिनिस्टर तक पहुंचाना है, पब्लिक की एक तरीके से वॉइस बनना है आपको, ठीक है। दैट इज़ प्रमोट करना डायरेक्ट सिटीजन आउटपुट इनपुट, सॉरी, ये भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, इसको लिख लेना। नाउ वेबर क्या कह के गया है, वेबर क्या है, एडहेयर टू प्रोसीजर्स, प्रोसीजर जो है प्लीज़ उसको फॉलो करो, प्रोसीजर इसलिए कि वो फॉलो करने के लिए है, सो इम्पॉर्टेंट। प्रोफेशनल रिलेशंस विद कोलीग्स, वो कहता है कि प्रोफेशनल रिलेशन अच्छे रखो अपने कोलीग्स के साथ। कमिट टू पर्पस ऑफ ऑफिस, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको कमिटेड होना चाहिए, कमिटेड होना चाहिए कि आप उस ऑफिस में हैं तो वहाँ पे क्यों हैं, उस पर्पस को फुलफिल कीजिए। सिविल सर्विसेज डे स्पीच से भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ती हैं, जैसे कि फियरलेसनेस, एक सिंपल सी आम सी दैट इज़ वो है, जैसे कि बहुत जगह यूज़ हो सकते हैं, जैसे कि केस स्टडी में बोले आपको करप्शन देना है वरना आपको डराएंगे धमकाएंगे, तो फियरलेसनेस क्वालिटीज़ आपको दिखानी चाहिए। अडेप्टेबिलिटी, ये न्यू चेंज के लिए, जैसे कि अगर कुछ न्यू चेंज
जो है एडमिनिस्ट्रेशन में लाने की बात करें तो अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, आप उस चीज़ को अपना सकें। सेंसिटिविटी, आपको जो भी माहौल है उसकी सेंसिटिविटी को समझना आ जाना चाहिए। इम्प्रूव वर्क प्रैक्टिसेस, वो कह रहा है कि इम्प्रूव करो, काम किस तरीके से हो रहा है ठीक है, अब तक जैसा होता है ठीक है, लेकिन अगर कुछ गलत है तो करेक्ट करो रॉन्ग को, गलत होता आ रहा है तो उसको ठीक करने की कोशिश करना। प्रमोट सोशल इक्विटी, सोशल इक्विटी मीन्स सबको समानता वाली नज़र से देखना, इसको भी प्रमोट करना है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, जैसे कि अडेप्टेबिलिटी हुआ, सेंसिटिविटी हुआ, इम्प्रूव करना वर्क प्रैक्टिसेस को, ऑल दीज। 19 कमांडमेंट्स हैं, ये अलग अलग कुछ है, बट आपको जस्ट ये नहीं लिखना है कि 19 कमांडमेंट्स है, जस्ट आपको पता होना चाहिए। जैसे कि इम्प्लीमेंट लॉफुल ऑर्डर्स, हमें कोई ऑर्डर तो देता है, लेकिन ऑर्डर देने वाले सीनियर हो सकते हैं, आपके मिनिस्टर हो सकता है, कि आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि कौन सा लॉफुल ऑर्डर है और कौन सा अनलॉफुल ऑर्डर है, और आपको लॉफुल ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करना है, ऐसा ये बोल रहा है। डिक्लेयर प्राइवेट इंटरेस्ट, शेयर करो, जैसे आपके कोई शेयर है, कोई प्रॉपर्टी है, टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। क्या करो, जैसे कि अगर मेरे पास कोई पेपर आता है सॉल्व करने के लिए, ठीक है, सो क्या है, जैसे कि मेरे पास यूपीएससी का पेपर आता है और आई एम एन एग्जामिनर, चेक करने वाली हूँ, चलो ठीक है, मैं सीधा एस्पिरेंट से एग्जामिनर बन चुकी हूँ, और मेरे पास कॉपी आती है मेरे किसी फ्रेंड या नोन की, तो मैं उसको पहले ही बता दूँ कि भैया तो मेरा नोन है, हो सकता है कि मैं इसको ज़्यादा मार्क्स से दूँ, सो दैट जो मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो ना हो, अपना प्राइवेट इंटरेस्ट और जो एक नॉर्मल एक न्यूट्रलिटी होता है उसमें कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, तो इसलिए आप अपने पहले ही प्राइवेट इंटरेस्ट को बता दो। सो दिस इज़ ऑल्सो अ गुड प्रिंसिपल जो कि बहुत जगह यूज़ हो सकता है। नो आराम इनिशिएटिव से भी बहुत सारी चीज़ें पता है, जैसे कि कैरेक्टर के बारे में बताता है कि नॉट इनहेरिटेड नहीं होता, बिल्ट होता है। तो इंडिविजुअल का कैरेक्टर, एक ऑफिसर का कैरेक्टर भी इनहेरिटेड नहीं है, बिल्ट है, बनाया गया है, तो उसको भी सिखाया जा सकता है। कंडक्ट मीन इन विच मैनर अ पर्सन बिहेव, तो ये भी वो खुद ही डिसाइड करता है, और वो किस बेसिस पे करता है, अपने मॉरल्स एंड एथिक्स के बेसिस पे। Constitutional values, so there are multiple constitutional values given in constitution itself that can be used in different and various answers and the case studies, like justice, equality, liberty, fraternity, ये सारी हैं। एंड देन देर ऑल्सो हम DPS भी यूज़ कर सकते हो, सोशल जस्टिस, इक्वलिटी हुआ, वीकर सेक्शन का वेलफेयर हुआ, बहुत सारे, जैसे DPS में देर इज़ ऑल्सो कि हमें वेलफेयर करना है, हमें इन्वायरमेंट का भी प्रोटेक्शन करना है, सेम विद फंडामेंटल राइट, अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट आइडियल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट, अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट की आइडियल से, कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल से अबाइड करना, ये एज अ नॉर्मल फंडामेंटल ड्यूटी भी है, तो एक पब्लिक सर्वेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हार्मनी एंड ब्रदरहुड को एक कम्युनल में आप लिख सकते हो। साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, ऑल आर दी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स दैट कैन बी यूज एनीवेयर। साइंटिफिक टेम्पर, राइट। ना कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी क्या है, कुछ नहीं है, फॉलो करना उन्हीं कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज़ को, मॉरल्स को, एंड प्रैक्टिकली उनको अप्लाई करना, दैट इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, एंड दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट कीवर्ड दैट कैन बी यूज एवरीवेयर।